स्पाइडरमैन 4 का प्रमोशन अब पूरे जोर शोर से चल रहा है। फिल्म के कुछ नए सीन सामने आए हैं और टॉम हॉलैंड ने एक बड़ा इंटरव्यू दिया है। जाहिर है अगले कुछ ही मिनटों में हम आपके लिए इन सब का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही हम पनिशर के प्रीमियर और निश्चित रूप से डिज्नी अपफ्रंट के बारे में भी बात करेंगे। इस प्रेजेंटेशन इवेंट में मार्वल के भविष्य की झलक दिखाने के लिए डॉनी जूनियर, टॉम हिडलस्टन और पॉल बेटानी खुद पहुंचे थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में पनिशर के इस स्पेशल एपिसोड पर अपनी राय देना मत भूलिएगा। खैर, हम शुरुआत करेंगे अपफ्रंट से, जो कि विज्ञापनदाताओं के लिए डिज्नी का एक ट्रेडिशनल इवेंट है। वहां अचानक खुद रॉबर्ट डॉनी जूनियर विजन पर आधारित सीरीज को पेश करने पहुंच गए। वैसे इस बात की गुंजाइश बहुत कम है कि इस सीरीज का डूम्सडे से कोई सीधा कनेक्शन है या फिर इस पर बहुत बड़ा दांव खेला जा रहा है। बात तो ऐसी लग रही है कि डिज्नी की हालत इन दिनों इतनी खराब है कि उन्होंने रॉबर्ट को मोटी रकम देकर बुलाना ही ठीक समझा, ताकि विज्ञापनदाताओं को यकीन दिलाया जा सके कि वह एक बार फिर से उनकी सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। और यह कदम सीधे उनके पुराने सुनहरे दिनों की याद दिलाता है। खैर, जो भी हो, डॉनी ने वहां एक पूरा ट्रेलर दिखाया जिसे ऑनलाइन रिलीज नहीं किया गया। हमारे पास फिलहाल दर्शकों के बताए अनुसार सिर्फ एक तस्वीर और उसकी कहानी ही है। इस वीडियो में पॉल बेटानी इंसानी रूप में अपने दिमाग में विजन की यादों को खंगाल रहे हैं, जैसे कोई फिल्म उन्हें अल्ट्रॉन की उन भावनाओं को फिर से महसूस करने में मदद कर रही हो। वैसे अल्ट्रॉन भी इंसानी रूप में ही दिख रहा है और इस रोल को एक बार फिर जेम्स स्पेडर ही निभा रहे हैं। टीजर से साफ इशारा मिलता है कि वही इस सीरीज के विलेन भी होने वाले हैं। इसके अलावा इस वीडियो में रोरी मॉलिका भी नजर आ रहे हैं, जो विजन और स्कारलेट विच के बड़े हो चुके बेटे टॉमी का किरदार निभाएंगे। और पॉल बेटानी की माने तो सीरीज के दृश्यों का एक बहुत बड़ा हिस्सा विजन के दिमाग के अंदर ही फिल्माया जाएगा। सच कहे तो मार्वल ने वीएफएक्स का खर्च बचाने के लिए यह रास्ता निकाला है। विजन और अल्ट्रॉन को दोबारा ग्राफिक्स से तैयार करने के झंझट से बचने के लिए वे कहानी का एक हिस्सा विजन के दिमाग के अंदर ही दिखाने वाले हैं। बेटानी ने बताया कि विजन एक एंड्रॉइड होने के नाते अपने दिमाग के भीतर लगातार कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाता और उसकी नकल करता रहता था। असल में हमारे व्हाइट विजन को इन्हीं के साथ निपटना होगा। बेटानी ने इसकी पुष्टि भी की है कि उनके दिमाग में मौजूद इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच अल्ट्रॉन भी शामिल है, लेकिन चूंकि वह एक पागल है, इसलिए विजन ने अपने दिमाग के अंदर उसके लिए एक खास फायरवॉल बना रखी है। हालांकि एक्टर के मुताबिक दिमाग में मौजूद सभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों में केवल अल्ट्रॉन ही इतना समझदार है जो व्हाइट विजन की मदद कर सके। कुल मिलाकर बात इसी तरफ इशारा कर रही है कि अल्ट्रॉन एक बार फिर आजाद होने वाला है। लेकिन अफसोस कि यह सब मार्वल की कमजोर पड़ चुकी और अपनी चमक खो चुकी सिनेमैटिक यूनिवर्स के बीच होने जा रहा है। इसके बावजूद तकनीकी तौर पर यह वांडा विजन सीरीज का ही सीक्वल है, जो अपने क्लाइमैक्स के बावजूद मार्वल यूनिवर्स के इतिहास के सबसे बेहतरीन शोज में से एक माना जाता है। और यहाँ तक कि ट्रेलर देखकर भी साफ पता चल रहा है कि उसी पुरानी पागलपन से भरी और हकीकत को भूल जाने वाली जादुई वाइब को दोबारा दोहराया जाएगा। अल्ट्रॉन के अलावा हम विजन के दिमाग के अंदर एडिथ, फ्राइडे और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब तक दिखाई गई लगभग सभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को देख पाएंगे। पिछले कुछ सालों में मार्वल ने जो भी कचरा परोसा है, अगर आप उसे भूल जाएं तो आप भी मानेंगे कि यह कॉन्सेप्ट काफी मजेदार लग रहा है। और जैसा कि डॉनी जूनियर ने घोषणा की है, यह सीरीज 14 अक्टूबर को डिज्नी प्लस पर दस्तक देने वाली है। हम स्कारलेट विच की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि एलिजाबेथ ओल्सन ने इस सीरीज के लिए अपने दृश्यों की शूटिंग पूरी कर ली होगी, साथ ही डूम्सडे के लिए भी, क्योंकि हम पर्दे पर अपनी इस सबसे ताकतवर मां को देखने के लिए तरस गए हैं। इवेंट की दूसरी खबरों में रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने दावा किया है कि इस स्टूडियो की सबसे बड़ी ताकत उनके फैंस हैं, जिनके लिए वे अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। यही नहीं, टॉम हिडलस्टन ने न जाने क्यों उनसे कह दिया कि मैं तुमसे 3000 प्यार करता हूँ। इंटरनेट पर लोगों ने इसे तुरंत एक बड़ा इशारा मान लिया है कि अगली फिल्म में डॉक्टर डूम के हाथों लोकी का कत्ल होने वाला है। डूम्सडे के लीक हुए स्क्रीन प्ले में भी ऐसा ही एक सीन देखने को मिला है, इसलिए जो भी होगा वो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। फिलहाल बात करते हैं स्पाइडरमैन की, जिसके लिए मार्वल ने स्पेशल इफेक्ट्स से जुड़ा एक छोटा सा टीजर रिलीज किया है। खास बात यह है कि इस फिल्म में ज्यादातर प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है और कंप्यूटर ग्राफिक्स का काम बेहद कम रखा गया है। यह बात बर्फबारी के बीच टोपी पहने हमारे प्यारे स्पाइडी के उस बेहतरीन शॉट में साफ देखी जा सकती है, जिसमें कोई उसे पीट रहा है। लेकिन इंटरनेट पर इस सीन को लेकर चर्चा इसके स्टाइल की वजह से नहीं, बल्कि इस बात को लेकर छिड़ गई है कि ब्रांड न्यू डे की कहानी
टाइमलाइन के हिसाब से कब सेट होगी। बर्फ का मतलब है कि कहानी सर्दियों की है और स्पाइडरमैन नो वे होम का अंत भी सर्दियों में ही हुआ था। लेकिन लीक हुई स्क्रिप्ट से पता चला है कि ब्रांड न्यू डे की कहानी 9 महीने बाद शुरू होगी, यानी तब गर्मियों या पतझड़ का मौसम होगा और वहाँ कोई बर्फ नहीं होगी। और इसके बाद हमें कहानी में 4 साल का एक टाइम जंप भी देखने को मिलेगा। लगभग तय है कि ट्रेलर का यह बर्फ वाला सीन असल में उन फ्लैशबैक क्लिप्स का हिस्सा है जो दिखाएंगे कि पीटर ने इन 4 सालों के दौरान अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आप चाहे जैसे भी गणित लगा ले, इन सारे टाइम जंप के बाद टाइमलाइन के हिसाब से ब्रांड न्यू डे की कहानी थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन के काफी करीब बैठती है। वह सीन खुद थंडरबोल्ट्स की मुख्य घटनाओं के 14 महीने बाद का है और आपको मार्वल की इस उलझी हुई टाइमलाइन के जोड़ घटाव के चक्कर से बचाने के लिए सीधे असली मुद्दे पर आते हैं। हर बात इसी तरफ इशारा कर रही है कि टाइमलाइन में स्पाइडरमैन 4 की मुख्य घटनाएं डूम्सडे के बहुत करीब हैं। यह एक अहम पॉइंट है क्योंकि जो लोग भूल गए हैं उन्हें याद दिला दें कि पहले डूम्सडे को ब्रांड न्यू डे से पहले यानी मई 26 में रिलीज किया जाना था। बाद में रूसो ब्रदर्स ने एवेंजर्स की रिलीज को आगे बढ़ा दिया। लेकिन हॉलैंड के स्पाइडरमैन की कहानी की स्क्रिप्ट उस समय तक पूरी हो चुकी थी, इसलिए उसे अपनी पुरानी जगह पर ही रहने दिया गया। अब हमारे पास जितने ज्यादा सीन और जानकारियां सामने आ रही हैं, उतना ही लग रहा है कि टाइमलाइन के मामले में ब्रांड न्यू डे का डूम्सडे के साथ गहरा नाता है। मिसाल के तौर पर स्पाइडरमैन से पहले रिलीज होने वाली एवेंजर्स फिल्म में बिल्कुल आखिर में जाकर ही किसी को याद आता है कि स्पाइडी वहां गायब है। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन आता है और हमें समझाया जाता है कि वह इतने दिनों से क्या कर रहा था। कुछ थ्योरीज तो यह भी कहती हैं कि चौथी स्पाइडरमैन फिल्म की पूरी कहानी असल में डूम्सडे के बाद ही घटती है, जैसा कि शुरू में प्लान किया गया था। बेशक हमें किसी बहुत बड़े खुलासे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन मिस करना बिल्कुल मना है। यह मार्वल इतिहास के सबसे बेहतरीन सीन्स में से एक हो सकता है। कई लोग तो हाल ही में आए पनिशर के स्पेशल एपिसोड को भी नई स्पाइडरमैन फिल्म का प्रोलॉग मान रहे थे। तकनीकी रूप से ऐसा ही हुआ, लेकिन सीधे तौर पर नहीं बल्कि एक अलग अंदाज में, क्योंकि पनिशर का यह स्पेशल एपिसोड बस एक फिलर की तरह काम करता है। यह दिखाता है कि कैसे नेटफ्लिक्स पर दूसरे सीजन के खत्म होने तक एक सनकी हत्यारा नजर आने वाला फ्रैंक कैसल स्पाइडरमैन 4 में आकर लगभग एक क्लासिक हीरो में बदल जाता है। संक्षेप में कहें तो वह इस सब झंझट में नहीं पड़ना चाहता था और अपने परिवार को याद कर रहा था, लेकिन किस्मत के खेल ने उसे अपनी बेटी जैसी दिखने वाली एक छोटी बच्ची की जान बचाने पर मजबूर किया और उसे एहसास हुआ कि वह अब भी दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। इस छोटे स्पेशल एपिसोड के अगले 20 मिनट इसी कहानी और इसके नतीजे को दिखाते हैं। वहीं शुरुआती 20 मिनट उन लोगों के लिए फ्रैंक कैसल की पुरानी जिंदगी का रिकैप मात्र हैं जिन्होंने नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं देखी है। इसके बाद कैसल इलाके के बचे खुचे गुंडों का सफाया करता है, अपना वही क्लासिक सूट पहनता है जो स्पाइडरमैन 4 में दिखेगा और हीरो बनकर निकल पड़ता है। यहाँ न तो स्पाइडी नजर आता है और न ही कोई दूसरा रेफरेंस देखने को मिलता है, और यही मार्वल की सबसे बड़ी मुसीबत है। जिस दुनिया को सुपर हीरोज से भरा होना चाहिए था, वह बिल्कुल खाली खाली लगती है। ऊपर से पीटर पार्कर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किंगपिन धड़ल्ले से सुपर हीरोज को पकड़ रहा है और उन पर जुल्म ढा रहा है। वैसे ऐसा भी नहीं है कि उसे बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन इस बात का पता हमें फिल्म के एक डायलॉग के जरिए दबे छिपे शब्दों में ही चलता है। मार्वल के प्रोजेक्ट्स के बीच आपस में बहुत कम कनेक्शन देखने को मिल रहा है, और पनिशर के स्पेशल एपिसोड जैसे प्रोजेक्ट जिन्हें कनेक्शन जोड़ने के लिए लाया जाना चाहिए था, वे भी अकेले चलने वाली सोलो कहानियां बनकर रह जाते हैं। यह तो एक कभी न खत्म होने वाला दुष्चक्र बन गया है। उस धुंधले चेहरे वाले सीन को लेकर इंटरनेट पर मीम्स जरूर बन रहे हैं, लेकिन पनिशर में VFX और एक्शन डायरेक्शन वाकई कमाल का है। यह डेयरडेविल से काफी बेहतर है, जहां ऐसा लगता था कि कैमरा पर्सन किरदारों से ज्यादा खुद अपने कैमरे से ही लड़ रहा है। इसमें कोई सस्ते कट्स या एडिटिंग की गड़बड़ी नहीं है। यह दिखने में काफी मजेदार और शानदार लगता है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यह हमें याद दिलाता है कि जॉन बर्नथल के अंदर अभी भी गजब का टैलेंट छिपा हुआ है, जिसके करीब भी मार्वल अभी तक नहीं पहुंच पाई है, और इसका सबूत नीचे है। इस स्पिन ऑन ऑफ ने शुरुआत से ही डेयरडेविल से ज्यादा व्यूज बटोर लिए, और इसीलिए प्रीमियर के बाद जॉन बर्नथल का यह कहना बिल्कुल सही था कि वह अपने किरदार पर एक सोलो फिल्म देखना चाहते हैं। अगर चौथी स्पाइडरमैन फिल्म हिट हो जाती है तो हम इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। खैर, अब चिली में लीक हुए डूम्सडे के नए कॉन्सेप्ट आर्ट की बात कर लेते हैं। इसमें फिल्म के किरदारों के नए लुक्स देखे जा सकते हैं। थॉर का लुक पूरी तरह से एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के समय के उनके लुक की ही नकल लग रहा है। एंथनी मैकी एक और नए सूट में नजर आ रहे हैं, और वे ही आधिकारिक तौर पर नए कैप्टन अमेरिका की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। साथ ही शूरी भी
डैमसन इदरीस से जुड़ी तमाम अफवाहों के बावजूद कम से कम डूम्सडे में तो मुख्य ब्लैक पैंथर के रोल में ही नजर आने वाली हैं। फैंटास्टिक फोर की जैकेट्स भी नई दिख रही हैं। वहीं पुराने दर्शकों के लिए खुशी की खबर ये है कि केल्सी ग्रामर को बीस्ट के रूप में दिखाया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि मार्वल उस चलन को बढ़ावा नहीं देगा जहां आज की फिल्में 2000 के दशक की फिल्मों से भी खराब नजर आती हैं। डीसी की तरफ से भी बड़ी हलचल देखने को मिल रही है, जहां मैट रीव्स ने द बैटमैन 2 का प्रमोशन शुरू कर दिया है। शुरुआत में डायरेक्टर ने इस प्रोजेक्ट में स्कारलेट जोहानसन और सेबेस्टियन स्टैन के शामिल होने की पुष्टि की है, लेकिन मार्वल के स्टार्स का डीसी में आने का सिलसिला यही नहीं थमता, क्योंकि रीव्स ने इटर्नल्स फिल्म में फास्टोस का रोल निभाने वाले ब्रायन टायरी हेनरी को भी डीसी में खींच लिया है। इसके अलावा उन्होंने बैटमोबाइल के चारों तरफ बर्फबारी के कुछ शॉट्स शेयर किए हैं, जिसे लोग मिस्टर फ्रीज की एंट्री का पक्का हिंट मान रहे हैं। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि इस रोल को सेबेस्टियन कोच निभाएंगे, जो एक और ऐसे एक्टर हैं जिनके रोल की घोषणा रीव्स ने अभी तक नहीं की है। जो भी हो, फिल्म की स्टार कास्ट बेहद शानदार होने वाली है और ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर आलोचकों का मुंह बंद करने की पूरी तैयारी में है। ऐसा ही कुछ ग्रीन लैंटर्न के मेकर्स के साथ भी हुआ है, जिन्हें टीजर में हरे रंग की कमी के चलते फैंस की ओर से इतनी खरी खोटी सुननी पड़ी कि उन्हें इसे सभी प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ा और नए सिरे से इसका प्रमोशन शुरू करना पड़ा। इसके लिए नए पोस्टर्स और एक्टर्स के इंटरव्यूज की एक नई सीरीज पेश की गई है। इसमें उन्होंने बताया कि टाइमलाइन के हिसाब से सीरीज की कहानी का एक हिस्सा 2016 में और दूसरा हिस्सा 2026 में सेट होगा। फिल्म का मुख्य विलेन वाकई सिनेस्ट्रो ही होने वाला है और कहानी में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कॉमिक बुक्स की मूल कहानी के उलट जॉन स्टीवर्ट यहाँ अंगूठी के चुने हुए मालिक नहीं, बल्कि एक ट्रेनी के तौर पर नजर आएंगे। हैल जॉर्डन की मौत की स्थिति के लिए ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स उन्हें चुनेगा, जो अपने आप में अनोखा है, क्योंकि कॉमिक्स में अंगूठी खुद अपने मालिक को चुनती है, न कि इसका उल्टा होता है। शो रनर के अनुसार इस पूरे बदलाव के पीछे एक ठोस वजह है, लेकिन फिलहाल डैमेज कंट्रोल का यह तरीका फैंस को कुछ खास रास नहीं आ रहा है। लोग ट्विटर पर जेम्स गन के अकाउंट पर भी इस सीरीज को लेकर काफी नाराजगी जता रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या नया डीसी यूनिवर्स फैंस को चौंका पाता है या नहीं। गन खुद फिलहाल सुपरमैन 2 की तैयारी में व्यस्त हैं और वहां एक पूरी जस्टिस लीग जुटने वाली है। एलियन वर्जन वाली वंडर वुमन का किरदार निभाने वाली एड्रिया अर्जोना के अलावा अटलांटा के सेट पर जेसन मोमोआ को भी देखे जाने की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा एडी काथेगी, मिकाएला हूवर और पहले पार्ट के लगभग सभी कलाकारों ने फिल्म की तैयारी शुरू होने की बात कही है और जाहिर है शूटिंग सेट पर मिल्ली अल्कॉक को भी देखा गया है। हालांकि मुमकिन है कि वह अपनी खुद की फिल्म के पैचवर्क दृश्यों की शूटिंग के सिलसिले में वहां पहुंची हों। वैसे उनकी इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस पहले से बेहतर होते दिख रहे हैं। कोरम के विश्लेषकों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सुपरगर्ल के प्रति लोगों की रुचि को मॉर्टल कॉम्बैट 2 से थोड़ा बेहतर आंका है, जो 53 बनाम 48 का है। आमतौर पर ये आंकड़े फिल्म के कुल कलेक्शन से काफी मेल खाते हैं और कहा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मिल्ली अल्कॉक की इस फिल्म के शुरुआती दिनों में $60 मिलियन के आसपास कमाई करने का अनुमान है। लेकिन यह केवल अभी के आंकड़े हैं और बड़ी मार्केटिंग कैंपेन अभी आनी बाकी है, इसलिए वार्नर ब्रदर्स के पास इस आंकड़े को 100 मिलियन तक ले जाने का पूरा मौका है, जिससे सुपरगर्ल फैंटास्टिक 4 की बराबरी पर आ जाएगी। क्या जेम्स गन ऐसा कर पाएंगे और क्या आपको सुपरगर्ल पर भरोसा है? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल हम मार्वल के नए ट्रेलर्स का इंतजार करने जा रहे हैं, जो अगले हफ्ते दफे अल्ताह फिसई अनफेड मैंडलोरियन एंड ग्रोगू के प्रीमियर से पहले पक्के तौर पर देखने को मिलेंगे। फिल्म का पूरा ब्रेकडाउन आपको तुरंत हमारे पास देखने को मिल जाएगा, इसलिए नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा। जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों।